Hello guys, this is exaggerated and this is the second part of the most requested video on the channel. आज हम फिर से बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राइफल्स की, लेकिन थोड़ी अलग बातें। राष्ट्रीय राइफल्स के पहले पार्ट में हमने उनकी हिस्ट्री, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और क्यों वो कश्मीर में सक्सेसफुल होकर दुनिया की बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, इसके बारे में बात की। इस वीडियो में कश्मीर में इंसर्जेंसी की वजह और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के कुछ ऐसे काम जो बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। एक्सैगरेटेड हमेशा बिलीव करता है अदर साइड ऑफ स्टोरी पब्लिक के सामने लाने में। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में मिली शॉकिंग हार और उसी ईयर में पंजाब इंसर्जेंसी का खात्मा पाकिस्तानियों के लिए बैक टू बैक सेटबैक और ह्यूमिलिएशन थे। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तानी डिक्टेटर जियाउल्लाह खालिस्तानी इंसर्जेंसी को फ्यूल कर रहा था, पर खालिस्तानी लीडरशिप के वाइप आउट होते ही उसके ड्रीम प्रोजेक्ट पे इंडियन एजेंसी ने मानो एक साथ पेशाब कर दिया। दूसरी तरफ 1979 में सोवियत अफगानिस्तान को इन्वेड कर चुके थे और जिया अपने पहले के डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के रास्ते पे चल रहा था। जिया का मानना था कि इंडिया को आप एज पे सिर्फ कंटिन्यूअस इंसर्जेंसी से ही रख सकते हैं और इसलिए उसने कश्मीर में इंसर्जेंसी फ्यूल की। इसको उसने लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी नाम दिया। जिया और उसके आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान ने 3 मेन ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कश्मीर प्रॉक्सी वॉर को चलाने के लिए। पहला, कश्मीर में आज तक जैसी देखी ना गई हो वैसी हिंसा करके कश्मीर को इंटरनेशनलाइज्ड इशू बनाओ और इंडिया को फोर्स करो एक मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए। सेकंड, ह्यूमन राइट वायलेशन को हाईलाइट करो और जब इंडियन आर्मी डिप्लॉय हो जाए तो कॉन्टिन्यूस प्रोपोगेंडा करके इंडियन आर्मी के मोराल को कम कर दो। और थर्ड, एक खूनी इंसर्जेंसी को पूरी मदद दो जिससे कश्मीर पे कब्जा करना आसान हो जाए। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी था बहुत पहले से। अगर बाहर से कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तो अंदर भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। 1987 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में एक रिपोर्ट के हिसाब से फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस लीडरशिप ने इलेक्शन रिग्ड करवाए और अपोजिशन के लीडर को अरेस्ट करवाया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, जिससे लोकल पॉपुलेशन में न केवल गुस्सा भड़का पर इलेक्टोरल प्रोसेस पे से भरोसा उठ गया। इस टाइम खूब वायलेंस हुई कश्मीर में और कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देखने लगे फॉर अ सोल्यूशन। बाय 1988 इनिशियल बैच ऑफ कश्मीरी यूथ हु क्रॉस टू द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो वापस आया हथियार और ट्रेनिंग लेके। जियाउल हक इस टाइम तक मर चुका था पर उसका काम आने वाले 2 डिकेड्स तक कश्मीर को परेशान करने वाला था। वायलेंस बढ़ी तो सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया पर ये टेररिस्ट इजीली सीआरपीएफ को ओवरपावर कर रहे थे। 1990 में फारूक अब्दुल्ला सीएम पोस्ट से रिजाइन करते हैं और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगता है। उसके बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 15 कोर के जोन में इम्प्लीमेंट की जाती है। अब बारी थी इंडिया के खेलने की। हर इंसर्जेंसी का एक पैटर्न होता है और वो हमेशा थोड़ा समय लेती है पूरी तरह खत्म होने में। राष्ट्रीय राइफल शुरुआत में टैक्टिकल लेवल पे बहुत बेहतरीन काम कर रही थी पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिटिकल विल से ही इंश्योर की जा सकती थी। राष्ट्रीय राइफल्स बड़ी खूबसूरती से इंडियन आर्मी और वेस्टर्न आर्मी के डिफरेंस को हाईलाइट करती है जो शायद आप में से किसी ने अभी तक नोटिस ना किया हो। जहां वेस्टर्न आर्मीज में टूर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में डिप्लॉयमेंट को कहते हैं वो सिर्फ 6 महीने का होता है, वहीं आरआर में जवान और ऑफिसर एटलीस्ट 24 से 30 महीने के लिए डिप्लॉयड होते हैं अपने आरआर टेन्योर में, जहां ऑपरेशनल एक्सपीरियंस थ्रू एनकाउंटर्स और ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि आरआर पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स के साथ काम करती है तो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के मामले में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है इस दुनिया में। राष्ट्रीय राइफल्स जानी जाती है बेहतरीन मिलिट्री लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें एक आरआर कमांडिंग ऑफिसर अप्रोक्सीमेटली 2000 सोल्जर्स को कमांड करता है उसके एक कमांडिंग टेन्योर में। पर ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आरआर अपनी यूनिट्स के 50% मैन पावर रोटेट करती है हर साल। मतलब 600 बंदे जाते हैं और उनकी जगह 600 बंदे नए आते हैं एक पलटन में, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के डिफरेंट ब्रांचेस से आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब यूनिट्स मूव करती हैं तो जो लोकल इंटेलिजेंस सोर्सेस उस यूनिट ने बनाए हैं उस एरिया में उनका क्या होता है? ये दुनिया में कई बड़ी इंसर्जेंसी में गेम चेंजिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो या मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों की, जहां सुपर पावर्स इस चैलेंज से लड़ रही हैं और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई। लेकिन इस प्रॉब्लम को आरआर का कॉन्सेप्ट बेहतरीन रूप से सॉल्व करता है। इसका जवाब बहुत आसान है कि उन सोर्सेज के हैंडलर जरूर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट एक ही है इंडियन आर्मी, तो उस सोर्स का उस इंस्टीट्यूट से एक बॉन्ड बन चुका है। और अगर न्यू हैंडलर आता भी है तो हालांकि थोड़ा समय जरूर लगता है उन्हें जेलअप होने में, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो बॉन्ड्स पुरानी यूनिट बनाती है लोकल टाउन्स और विलेजेस में, वो नई पलटन इंश्योर करती है कि वो वैसे ही रहें।
इंडियन आर्मी का ह्यूमन साइड ही इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी पावर है कश्मीर में, और हम आगे उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, ये कोट हमेशा बहुत यूज होता है दुनिया भर की काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशन में। हर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दो प्रिंसिपल होते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स एंड यूज ऑफ मिनिमम फोर्स, और ये राष्ट्रीय राइफल्स के की फोकस रहे हैं। आपने राष्ट्रीय राइफल्स की फायर पावर और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के बारे में पहले वीडियो में तो जान ही लिया है, जो कि आयरन फिस्ट का काम करती है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय राइफल्स के वेलवेट ग्लव्स की। ये सब शुरू होता है ऑपरेशन सद्भावना से, लेकिन ऑपरेशन सद्भावना से पहले ऑपरेशन समैरिटन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। ऑपरेशन सद्भावना उसी का एक एनहांस्ड वर्जन था। ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च हुआ था 1998 में विद 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, नैरेटिव्स को टेररिस्ट से छुड़ाना, और सेकंड, कश्मीरी पॉपुलेशन को नेशनल मेन स्ट्रीम में मिलाना। ऑपरेशनल सद्भावना बहुत पीपल सेंट्रिक था, जिसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे तो ध्यान दिया ही गया, पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये इंश्योर किया कि डेवलपमेंट उस रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज तक भी पहुंचे जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बेरली एग्जिस्ट करता है। ऑपरेशन सद्भावना ने कुछ की पेन पॉइंट्स पे बात की जिन्हें इन इंसर्जेंसी ने मानो मार ही डाला था। वो थे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहले बात करते हैं एजुकेशन की। कश्मीरी हिंदूज के एक्सोडस के बाद कश्मीर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मानो कमर टूट गई थी, क्योंकि यही वो कम्युनिटी थी जो काफी बड़ा प्रोपोर्शन में कश्मीरी स्कूल में फैकल्टी थी। उनके माइग्रेशन के बाद फतवे जारी हुए कि अगर लड़कियां पढ़ने गई तो वायलेंट रिजल्ट होगी। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था। इंडियन आर्मी ने कश्मीर में 46 आर्मी गुडविल स्कूल्स बनाए, जहां पे बच्चों को टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशन विच कैन बी कंपेयर टू द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के द्वारा रन किए जाते हैं। एजीएस करंटली अप्रॉक्स 14,000 से ज्यादा बच्चों को टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आरआर ने उड़ान स्कूल्स को स्टैब्लिश किया, जिसमें आर्मी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप कुपवाड़ा के ड्रग मुल्ला कस्बे के आवाम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको उड़ान स्कूल देख सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडियन आर्मी ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसकी जितनी बात की जाए वो कम है। इंडियन आर्मी बकरवाल कम्युनिटी, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो घूमती रहती है, उनके लिए स्पेशल मोबाइल स्कूल बनाए। जब बकरवाल कम्युनिटी पीर पंजाल के नॉर्थ में आते हैं टू स्टे फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर हर साल, तब इंडियन आर्मी उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इंडियन नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को अदर स्टेट ऑफ इंडिया विजिट कराया जाता है टू शोकेस वो क्या डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में इंडियन आर्मी की यूनिट्स अपने सेक्टर की लोकल मेडिकल रिक्वायरमेंट तो पूरी करती ही है, साथ ही में फैमिली प्लानिंग, सैनिटेशन से जुड़ी अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। आर्मी रन्स हेल्थ केयर सेंटर में मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं और इनका रेगुलर इंस्पेक्शन होता है बाय आरआर कमांडर्स। आर्मी मेडिकल कैंप्स से लाखों लोग हर साल ट्रीटमेंट पाते हैं, जो कि वो बिना आर्मी के कभी कर ही नहीं पाते। आर्मी इवन उनके जानवरों तक के लिए वेटनरी कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि कैटल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर कश्मीरीज। वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप कश्मीर में हैं और आपको कभी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दिखता है तो समझिए आरआर आपके आसपास ही है। इन लेट 90s और अर्ली 2000s फीमेल सेक्स रेशियो बहुत तेजी से गिर रहा था कश्मीर में, इसलिए इंडियन आर्मी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नारी निकेतन सेंटर्स बनाए, जहां पे लेडीज कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्टिचिंग, निटिंग, टेलरिंग, कैंडल मेकिंग, बैग मेकिंग, बास्केट वीविंग, हॉर्टिकल्चर, फैशन डिजाइनिंग जैसी चीजें सीख सकती हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकती हैं। एजीएस में भी गर्ल स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रायोरिटी पे दिया जाता है। हम हर साल केसेस देखते हैं कि आरआर यूनिट ने किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल पहुंचाया जब रोड्स बंद थी ड्यू टू स्नोफॉल और एनी अदर रीजन। इवन दो उनका प्राइमरी रोल एंटी टेरर ऑप्स का है, लेकिन आरआर हमेशा लोकल्स की बहुत मदद करती है और कश्मीरी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग आरआर अराउंड देम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आरआर ने कई ब्रिजेस जो टेररिस्ट ने बर्बाद कर दिए थे उन्हें सुधारा, रोड्स बनाई, नए ब्रिजेस बनाए, वाटर सप्लाई के लिए स्कीम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ऐसी कई इनपुट्स हैं जहाँ पे आरआर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख के लोकल पॉपुलेशन ने प्लानिंग कमीशन से रिक्वेस्ट की कि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फौज को दी जाए। जो लोग पहले टेररिस्ट को अपने घर में छुपाते थे, आज वो आरआर के साथ उनको पकड़वाने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स इसलिए दुनिया की बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स नहीं है क्योंकि उन्होंने एक टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ को कुछ घंटों की कर रखी है, बट आरआर इज द बेस्ट बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किए वो मीट किए। और अगर हम आज कह सकते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर डिटर्मिनेशन ऑफ आरआर विद ग्रेट सपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस।
विच विल नीड अनदर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, यूट्यूब इसे फिर और ज़्यादा लोगों तक लेके जाएगा। और इस वीडियो को अपने उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए जहां लोग इंडियन आर्मी को रेपिस्ट और मर्डरर बोलते हैं। हर इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स में है और चेक की जा सकती है। उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा फैक्ट चेक दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।